नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये जो नया-नया गठबंधन बना है, पुराने दलों को जोड़ कर के और कुछ छुट-भइये दलों को जोड़ कर के, जिनकी संख्या करीब 26 के आसपास है, कांग्रेस समेत। इसका मकसद क्या है, ये तो हमारे आपके सबके सामने अब तक आ चुका है। कोई बहुत अच्छा विज़न डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किया हो, किसी तरह की लंबी लकीर खींचने की कोई इनकी मंशा हो, ऐसा तो दिखाई देता नहीं है। इनका एकमेव ध्येय जो है वो किसी भी तरीके से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने का है। और ये भी हम आप कम से कम अब तक तो समझ चुके हैं कि इस ध्येय में भी ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि जो ज़मीन पर चल रहा है, जो फीडबैक मिल रहे हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों से जो सर्वे आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, जिस तरह का कामकाज पिछले 9 वर्ष का प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का रहा है, उसको उसके चलते कुछ ऐसा लगता नहीं है कि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी है, नाराज़गी है और किसी वर्ग में कोई ऐसा गुस्सा है या कहीं कोई कानून व्यवस्था के प्रश्न खड़े हुए हों। मणिपुर को छोड़ दीजिए, मणिपुर का मसला ही एकदम अलग है और कुछ ऐतिहासिक कारण हैं जिनकी वजह से वहाँ बार-बार इस तरह की हिंसा देखने को मिलती रही है। ये मणिपुर की समस्या कोई 2014 के बाद की भी नहीं है। इसका एक अपना एक ऐतिहासिक घटनाएँ हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें रोप दी गई थी, जो पहले पौधे के रूप में और फिर वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। बहरहाल आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये कि ये जो डॉट 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 करके एक इंडिया संगठन खड़ा किया गया है, ये रहेगा या बिखरेगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अलग-अलग राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी ईगो सातवें आसमान पर रहती ही है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इनके अंतर्विरोध अभी ही सामने आने शुरू हो चुके हैं। और एक बड़ा मुद्दा, चेहरा कौन होगा 2024 के लिए? यानी शादी हो, नहीं हो, पर सेहरा तो किसी एक के सिर पर रखना पड़ेगा ना, ये बताना पड़ेगा कि दूल्हा ये है, घोड़ी पर ये चढ़ेगा। 2 बार घोड़ी पर चढ़ चुके हैं राहुल गांधी, हुआ नहीं। तीसरी बार बहुत सारे लोग हैं जो नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं राहुल गांधी के नाम पर, अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों, कई दूसरे लोग हैं। केसीआर हालाँकि इस गठबंधन का हिस्सा नहीं, लेकिन वो भी नाइत्तेफ़ाकी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो फिर चेहरा कौन होगा? ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगता नहीं कि जो मानसून सत्र चल रहा है, इसके बाद ये इसी रूप स्वरूप में हमें आगे भी देखने को मिलेगा। मतलब टूट-फूट तो इस संसद सत्र के बाद हमें देखने को मिल सकती है। मेरे साथ आपके बहुत ही जाने-पहचाने चेहरे और ख़ास तौर से जो फैक्ट्स पर काम करने वाले और बहुत सारे चैनलों पर वो जुड़ते रहे हैं और अपने बहुत ही सुलझे हुए विचारों के लिए जाने जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक अविनाश जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार। ये बताइए कि ये जो डॉट 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 बनाया है इन लोगों ने, ये कब तक रहेगा? और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मुझे तो संदेह है, आपको भी ये शक शुभाएँ हैं या मेरे संदेह ऐसे ही हैं, ये चुनाव तक कायम रहेंगे, सब एकजुट रहेंगे? सभी दर्शकों को नमस्कार। सर देखिए, आप लंबे समय से सर पत्रकारिता करते रहे हैं, पूर्ववर्त में जाएंगे
पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे या जो वर्तमान में देखेंगे, राजनीति अंकगणित का खेल नहीं। राजनीति होता है पूरी की, ये ना फिजिक्स है ना मैथमेटिक्स है, राजनीति एक केमिस्ट्री है, कह सकते हैं आप, नियर टू केमिस्ट्री है। दो नेताओं का मिलन, दो वोटरों का मिलन नहीं होता है। दो नेता आपस में मिल जाएं, दो विचारधाराएं अलग अलग मिल जाएं, तो नीचे के जो फॉलोअर उसके होते हैं या जो उसके वोटर होते हैं, जो वोट देने वाले होते हैं, वो आपस में मिल जाएंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता है। जब नेताओं में केमिस्ट्री अच्छी होती है, नेता के साथ साथ वोटर में केमिस्ट्री अच्छी होती है, तब वह चुनाव परिणामों में बदलाव ला पाते। बड़े बड़े गठबंधन आपने देखे होंगे। 2019 के गठबंधन की चर्चा कर देता हूं। उत्तर प्रदेश में जब बसपा का और सपा का, यानी मतलब अखिलेश यादव की पार्टी का और मायावती जी के पार्टी का गठबंधन हुआ, साथ के साथ आरएलडी भी थी, तो सबने कहा कि 10 सीटें 15 सीटों से अधिक भाजपा नहीं जीतेगी। सबने कहा, मैं सुन रहा था चर्चा, तब मैं इंडिया टीवी पे एक कार्यक्रम में बैठा हुआ था एज ए सेफोलॉजिस्ट, तो मुझसे भी पूछा गया सवाल। मैंने कहा कि 60 से कम सीटें भाजपा नहीं जीतेंगी। तो वहां सब लोग मेरे से ज्यादा उम्र दराज थे, अच्छे अनुभवी थे, वो लोग सब मेरे तरफ देखने लगे कि ऐसे मतलब आप कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि राजनीति में कोई वैक्यूम नहीं होता है कि आपने एक वैक्यूम क्रिएट किया, आप चले गए वापस और फिर वापस आकर के उस वैक्यूम को भर लिया। साफ साफ है कि समाजवादी पार्टी के वोटरों ने, जो समाजवादी पार्टी को वोट देकर के जिताते हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को लाठी डंडा गाली सबसे खूब पीटा है। और एक समय पे जो एक कानून था SC ST वर्ग का, वो खूब थोपा गया है यादवों के ऊपर भी, जो आपके वोट बेस है। तो पहले तो जान लीजिए कि वहां वोट नहीं मिलना है, उसको भूल जाइए। आप एक काम कर पाएंगे, मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर पाएंगे आप। इसके अलावा इस गठबंधन का कोई भी मतलब नहीं है। हुआ भी सर, परिणामों में वो झलका भी, 62 भाजपा जीत करके आई, 62+2 उसके गठबंधन, ये लोग हार गए और बसपा को तो वोट मिल गया, तो वो इधर उधर करके 10 सीटें जीत ली। अखिलेश यादव की खुद पत्नी हार गई, 5 सीटें मिली। रीजन क्या है? जब कोई भी पार्टी 100% सीटों पे चुनाव लड़ती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, प्रदेश में या देश में, वहां पे उसका जो लोकल का नेता होता है, अगर उससे ये कह दिया जाए कि तुम चुनाव मत लड़ो, तो वो दो काम करता है, या तो साइलेंटली हराएगा पार्टी में रह करके, या तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। क्योंकि मान लीजिए सर कि आजमगढ़ से निरहुआ जो है वो भाजपा का कैंडिडेट रहा, वो उपचुनाव में जीत दर्ज किया। प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश जी, प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश जी, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। निरहुआ की राजनीति उसी आजमगढ़ की पर्टिकुलर सदर विधानसभा लोकसभा की है। वह अपनी राजनीति का बलि क्यों देगा और किस लिए देगा? ये अगर उसको अपना नेता समझा ले जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं समझा पाएगा तो सबसे पहले तो वहां का नेता ही विद्रोह करेगा। अच्छा, एक ही नहीं है, भाजपा में और भी नेता होंगे जो दूसरे नंबर पे टिकट मांगेंगे, तीसरे नंबर पे टिकट मांगेंगे। इसी तरह इस गठबंधन में भी है। आप सोचिए, इस गठबंधन में क्या कांग्रेस पंजाब में और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को सारी सीटें देने जा रही है? अगर सारी सीटें देने जाएगी तो अजय माकन का जो भी वोट होगा, 5 वोट के काबिल होंगे अजय माकन, 500 वोट के काबिल होंगे, चाहे 50,000 वोट के काबिल होंगे, वो क्या इनको अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट देंगे? ये संभव है? संदीप दीक्षित क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट देंगे? अगर नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? दूसरा विकल्प भाजपा बचती है, तो भाजपा की तरफ जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरीके से दिल्ली में साफ हो गई, एक चीज हो गया। सेम कंडीशन पंजाब में देखिए, जैसे कांग्रेस पार्टी हारी है तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो अगेंस्ट आम आदमी पार्टी थे, वो सब भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। एक चेहरा नहीं बचा हुआ है कायदे का कांग्रेस पार्टी के पास पंजाब में। और केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको पूरी सीट पे लड़ने दो भाई साहब, 2 राज्य छोड़ दो तो हम दूसरी जगह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो 2 राज्य तो ये निकाल दीजिए केजरीवाल के लिए कांग्रेस दे दे,
ममता बनर्जी बंगाल में करेंगे, भाई तुम्हारा कुछ है वह नहीं, तुम छोड़ो यहां से, ये सब पूरा मुझको दे दो। इधर तो देखो ही मत। इधर देखो ही मत। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस इधर देखे? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम 80 सीट पे लड़ेंगे, 80 सीट पे लड़ेंगे, तो हो सकता है कि वो सोनिया गांधी लड़े तो रायबरेली की सीट छोड़ दें, या अमेठी की सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दें। तो इस सिचुएशंस में आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी के पास 200, सवा 200 या अधिकतम 250 सीटें चुनाव लड़ने के लिए ही मिलेगी जब, तो कांग्रेस उसमें से कितना जीतेगी या कितना बहुमत की सरकार बने? एक ये बड़ा प्रश्न है, ये खुद अपने से सुलझाएं बैठ करके। शरद पवार का कहना था कि भाई मैं जो ये नया गठबंधन बन रहा है इसका अगुवा रहूंगा, मैं इसकी पॉलिसी बनाऊंगा, मैं सारे काम करूंगा। एक मीटिंग हुई बिहार के अंदर पटना में, उधर पार्टी टूट गई है। उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहेंगे क्योंकि तुम लोग ऑर्डिनेंस पे हमारा समर्थन नहीं कर रहे। कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस पे समर्थन कर दिया। मीटिंग हुई सर बेंगलुरु में। बेंगलुरु में क्या हुआ? नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे। क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ ही पोस्टर लगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री तो बहुत सारे प्रदेश के आए हुए थे। उसके साथ साथ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे, जबकि आपको पता ही होगा सर कि शरद पवार और लालू प्रसाद यादव दो ऐसे कांग्रेस पार्टी के सहयोगी हैं जो सोनिया गांधी के सबसे अधिक विश्वास पात्र रहे हैं। जब जब सोनिया गांधी को जरूरत रही है तो ये दोनों मदद करते रहे हैं उनकी। तो दो तो खेल ऐसे बट गया, डिवाइड हो गया। उसके अलावा सीपीएम कह रही है हम केरला में नहीं कुछ करने देंगे तुमको, वो हमारा है, वहां हम लड़ेंगे। तो भाई आप उत्तर प्रदेश में गठबंधन करोगे? अगर ममता बनर्जी बंगाल में लड़ेंगी अकेले तो गठबंधन क्या उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी करेंगी? ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी, फिर मतलब कांग्रेस को समर्थन करेंगी? कांग्रेस क्या चाहती है अब इस पूरे खेल में? कांग्रेस चाहती है इन सबों को मिला करके माहौल बना दो, सबको मिला करके करना हमें अपने मन की है। अब इस बात को मैं किस आधार पर कह रहा हूं करना अपने मन की? देखिए ऑर्डिनेंस को लेकर के सारी पार्टियों ने कहा कि हम इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, मणिपुर की घटना को लेकर के, ऑर्डिनेंस को लेकर के, सारी चीजों को लेकर। 10 बजे विपक्षी एकता की मीटिंग है। 9:20 पे गौरव गोगोई जो आसाम से सांसद हैं वो जाते हैं लोकसभा स्पीकर को एक पत्र सौंप देते हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना है, रिक्वेस्ट दे देते हैं। सब जब 10 बजे इकट्ठा होते हैं तो सब भड़क जाते हैं। खड़गे साहब ये क्या किया आपने, सबको साथ जाना था, ये था वो था। उन्होंने कहा कि भैया मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मिस्टेक। कांग्रेस जैसी पार्टी से गलती हो गई, 40 मिनट पहले आप क्यों भेज रहे हो भाई? ऐसी कौन सी आफत आ रही थी? कौन सा कल ही संसद चलना बंद हो रही थी? 11 अगस्त तक चलना है ना संसद को। तो वो चालाकी पकड़ी गई इनकी। ये चाहते थे कि ये अविश्वास प्रस्ताव का श्रेय अकेले कांग्रेस को मिले, किसी और को नहीं मिले। तो यहां श्रेय की भी लड़ाई चल रही है। और जो आपने अगर कभी देखा हो तो जो संजय सिंह का एक वीडियो है जिसमें लालू को जेल में डालो, सोनिया को जेल में डालो, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये वीडियो भी तो भाजपा की आईटी सेल चलाएगी ना चुनाव जब आएगा तो। मतलब ये तो ओपन लड़ाई है। ओपन लड़ाई में तो सारे शस्त्र यूज होंगे, उससे कैसे ये लोग निपटेंगे? एक सबसे बड़ी बात। दूसरी बात सर, विधानसभा, ये सारी पार्टियां जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, इनका जो अस्तित्व वर्चस्व है इसमें 2-3 पार्टियों को छोड़ करके इनका सबका विधानसभा के चुनाव में इंपैक्ट भी विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा का चुनाव एकदम अलग है, लोकसभा का पैटर्न एकदम अलग है। तो लोकसभा में कोई कहीं तक दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बता देना चाहता हूं दर्शकों को। जी बंगाल को लेकर के बहुत चर्चा होती है। 18 से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीतेगी सर। 18 जीती थी, उससे अधिक ही रहेगी, 18 से कम नहीं होना है। भाजपा जहां जहां चुनाव जीती है उसमें सबसे अधिक ट्रबल में अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा भाजपा कहीं ट्रबल में नहीं है, कहीं पे भी ट्रबल में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 62 जीती थी, 72 जीतेगी। 10 सीटों पे विपक्ष चुनाव ही लड़ पा रहा है। आजमगढ़ की एक सीट, रायबरेली की एक सीट, मुरादाबाद की एक सीट, संभल वाली एक सीट, मैनपुरी एक सीट। इसके अलावा आप बताइए ना कहां पे आप चुनाव में? कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अखिलेश यादव की बस एक कोशिश है कि मुसलमानों का वोट किसी भी तरीके से मायावती और कांग्रेस के खेमे में न जाए तो मैं कुछ सीटें जीत लूं।
और एक अंदर की बात बता देता हूं सर, अखिलेश यादव का साफ साफ कहना 3 चुनाव भैया हार चुके हैं हम, पैसा नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने का, हम तो करेंगे 27 की तैयारी। इस बात को ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि अखिलेश यादव तो 24 लड़ना ही नहीं चाहते। जयंत के लेकर के अभी कंफ्यूजन है कि जयंत इधर रहेंगे कि जयंत उधर रहेंगे, कि जयंत क्या करेंगे कि जयंत क्या नहीं करेंगे। अगर जयंत भी आ जाते हैं तो भाजपा का दावा 80 सीटों पे पुख्ता है, और मुझको लगता है कि तब मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल के अलावा कहीं लड़ाई नहीं रह जाएगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपने एक बात कही है बीच में, तो मैं उसी पर आता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ट्रबल में नहीं है महाराष्ट्र को छोड़ करके। महाराष्ट्र में कौन से कारण आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको संकट में दिख रही है? देखिए, महाराष्ट्र में इसलिए ट्रबल में है, सेम वही फैक्टर जो उत्तर प्रदेश का है। एनसीपी का वोटर भाजपा के विरोध की राजनीति जिंदगी भर किया है, और भाजपा का वोटर एनसीपी के विरोध की राजनीति जिंदगी भर किया है। मुझे डाउट है कि एनसीपी का वोट भाजपा की तरफ कन्वर्ट होगा और भाजपा का वोट एनसीपी की तरफ कन्वर्ट होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की राजनीतिक ताकत ग्राउंड पे नहीं है। ये आप मान करके चलिए सर, अगर शिवसेना का 100 वोट है तो मुश्किल से 10, 15 या अधिकतम आप मान करके चलिए कि 20 वोट ही ये ला पाएंगे एकनाथ शिंदे। 80 वोट शिवसेना का जो है, जो उसका कैडर का वोट है, वो उद्धव ठाकरे के साथ है। ये एक सच्चाई है ग्राउंड की वहां पे। क्योंकि देखिए सर, फिर वही बात है ना, एनसीपी और भाजपा का वोटर इतना गंभीर तरीके से ग्राउंड पे लड़ा हुआ है आपस में, एक दूसरे को कैसे वोट देगा। और जब कैडर और नेता की बात, वोटर की बात आती है, तो नेता की तो बात आती है। कागज पे तो इतना मजबूत है कि आप कहेंगे कि कोई है ही नहीं। राजस्थान, वो महाराष्ट्र में कागज पे आपको लगेगा कि शिवसेना भी है यार, इतना बड़ा धड़ा, 40 एमएलए हैं साथ में, ठीक है। 40 एमएलए जो हैं, और एनसीपी के जो एमएलए आकर के, या जो अजीत पवार के थ्रू आकर के भाजपा के साथ मिले हैं, वो विधानसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से उसको देखिए। जब ये लोकसभा का चुनाव होगा ना, उसमें दूसरा समीकरण हो जाएगा सर। अब एक ही चीज है कि शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, उसके बाद वो जो पटेल है, एक क्या नाम है उनका, वो ये सब जब मिल करके कंबाइंड दिखने लगे और शरद पवार अपील कर दे कि वोट देना एनडीए को, तो इंपैक्ट थोड़ा बहुत आ सकता है। अदरवाइज अभी तक सर ट्रबल है महाराष्ट्र में। बाकी गुजरात में कोई ट्रबल नहीं है, राजस्थान में कोई ट्रबल नहीं है, एकदम क्लीन स्वीप है दोनों जगह सर। अब चलते हैं अगले मुद्दे पर। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी एक पार्टी के पास अगर 150 सीटें नहीं हैं, तो ये जो छोटी छोटी हैं, जैसे 145 सीटें कांग्रेस 2004 में ले आई थी, बीजेपी 138 पर रह गई थी, 145 के बाद फिर वामपंथी दलों की शायद 40 के आसपास सीटें थी, समाजवादी पार्टी की भी थी, बहुजन समाज पार्टी की भी थी, और बहुत सारे छोटे छोटे दल थे। उनको मिलाकर के वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। 2009 में तो कांग्रेस की ओर बढ़ गई थी, 206 सीटें आ गई थी। इसी तरीके से अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो शायद भारतीय जनता पार्टी की 180 या 178 सीटें थी। यानी इतनी सीटें तो आपके पास होनी चाहिए अगर गठबंधन सरकार भी आपको बनानी है तो। 2014 में कांग्रेस 44, 2019 में 52। क्या 3 गुना सीटें कांग्रेस की बढ़ सकती हैं, या विरोधी दलों में कोई भी ऐसी पार्टी है जो 150 तक पहुंच सकती है? और अगर ये संभव नहीं है तो फिर किस आधार पर ये 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाने का सपना देख रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। इसलिए अच्छा सवाल है कि जब 5 साल वाली जो सरकार बनी, पहले तो 13 दिन की बनी, फिर 13 महीने की बनी, उसकी बात नहीं करता हूं। तो अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी 181 182 सीटें थी, वही मतलब 180 आप मान करके चलिए मोटा मोटी।
उसके बाद बहुत सारे गठबंधन आए, मिले, उसके बाद उनकी सरकार बनी। दोबारा जब 2004 का चुनाव हुआ, 2004 के चुनाव में भी दो बड़ी पार्टियों को लगभग सेम सीटें मिली थी, ऑलमोस्ट, आप मान करके चलिए 138 में 142-45 में बहुत अंतर नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अपने गणित से या अपने विल पावर से सरकार बनाई और सरकार चलाई। कांग्रेस किसी भी कीमत पे सर 100 के ऊपर नहीं जाएगी। और दूसरी बात बता दूं, सारा विपक्ष मिलके इंक्लूडिंग वाईएसआरसीपी, इंक्लूडिंग नवीन पटनायक 100-110 से ऊपर नहीं जाएंगे। और मैं बता रहा हूं 2024 के चुनाव में कम से कम 15-20 क्षेत्रीय पार्टियां पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। जनता एक डिसाइसिव मैंडेट की तरफ जाएगी। जनता जान गई है गठबंधन की सरकारों का कोई मतलब नहीं। सब कुछ ठीक, उत्तर प्रदेश में सब सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार लगातार बन रही है। मायावती की बनी, अखिलेश की बनी, 2 बार भाजपा की बनी। बिहार ट्रबल में है क्योंकि वहां गठबंधन की सरकारें लगातार चल रही हैं। तो अब जनता लोकसभा के चुनाव में एक तरफ रहने वाली है। माइनॉरिटी जो मेजोरिटी वोट है वो एक तरफ रहेगा और उसका ये मानना है कि जिसको भी देना है पूरी बहुमत दो और पूरा हिसाब लो उससे। तो ये विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? विपक्ष के पास मुद्दा है कि मोदी जी को हटाना है जी। किस लिए हटाना है जी? जी इसलिए मोदी जी को हटाना है जी कि साहब जी लोकतंत्र खतरे में है जी। लोकतंत्र खतरे में? किधर का लोकतंत्र खतरे में? एक जगह जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, एक जगह जिस व्यक्ति ने इस तरीके की टिप्पणी नहीं की जिससे लगता हो कि लोकतंत्र में कोई समस्या है, लगता हो कि कहीं पे ये उसको उस चीजों, अब भाई तुम्हारे विधायक भाग के रिजॉर्ट में जा रहे हैं, कह रहे हैं हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तब कुछ भी करो। कर्नाटक में जो ट्रबल चल रहा है, कल के लिए पार्टी टूट जाए तो बोल देंगे कि अमित शाह ऑपरेशन लोटस कर रहे थे। तो भाई वो ऑपरेशन लोटस कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? तुम तो मोहब्बत की दुकान खोले हो भैया। तो जाओ देखो ना कर्नाटक में क्या हो रहा है। कल के लिए डीके शिव कुमार चाहे बीके हरिप्रसाद है, जो बीके हरिप्रसाद ने जिस भाषा का प्रयोग किया, डीके शिव कुमार जो चीजें बोल रहे हैं कि सिंगापुर से सरकार गिरा देंगे, कल कोई गिर जाती है अगर तो कह देना बड़ा आसान काम है। एक ईवीएम पे दोष देना और एक अमित शाह ने सरकार गिरा दी, इस पे दोष देना, ये आसान है। लेकिन सर अगर आपका बेटा है वो आपके विपक्षी के साथ मिल रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना, आप उसे रोकिए। हमको तो मौका मिलेगा तो हम तोड़ेंगे ही भाई। राजनीति कोई साधु संत का खेल थोड़े नहीं है। राजनीति नंबर गेम का खेल है और नंबर गेम में हम हमेशा इस कोशिश में रहेंगे कि नंबर हमारे अपोजिट वाले के पास न रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो राजनीति करते थे ना, वो राजनीति नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह नहीं करते हैं। इसको पॉलिटिकल पार्टियां जितना जल्दी समझ लें उतना फायदेमंद है। और नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात है तो एनडीए के पास तो तुमसे ज्यादा संख्या है और बहुत सही पिक किया है। राजभर के आने से जरूर आपको 3-4 सीट का फायदा होगा। नेता भी सही जगह से पिक किया है आपने। तो कहने का ओवरऑल जो ये पूरा परिदृश्य बन रहा है, इस परिदृश्य में कांग्रेस यही नहीं डिसाइड। देखिए हर लोकसभा सत्र के पहले अडानी आ जाता है। अडानी का नाम सुना सर आपने? इस बार अडानी का नाम कहीं से सुनाई दिया? तुम्हारे अडानी को फुस कर दिया तुम्हारे साथ के नेता शरद पवार ने। तुम्हारा गठबंधन फुस हो गया शरद पवार की पार्टी की वजह से। अभी तक तुमको समझ में नहीं आया। नीतीश कुमार कह रहे हैं अरे यार इंडिया नाम मत रखो यार, ये कौन सा नाम तुम लोग रख दिए हो, और जल्दी संयोजक का घोषणा करो। तुम कह रहे ना मुंबई में हम करेंगे। अब कह रहे मुंबई में मीटिंग नहीं होगी क्योंकि शरद पवार पे विश्वास नहीं रहा। उधर शरद पवार कह रहे हैं कि हम तिलक सम्मान देने जा रहे हैं मोदी जी। तो इस तरीके से राजनीति होगी। और अखिलेश यादव कह रहे हैं तुम लोग बुलाए हो, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया डोसा वोसा खिलाओ, ढोकला वोकला खिलाओ, हम भी चलें थोड़ा सा मनोरंजन करके फिर आते हैं।
इस तरीके से आप भाजपा से नहीं लड़ सकते हो। भाजपा से लड़ना है तो आपके मुद्दे सॉलिड होने चाहिए, आपको ग्राउंड पे उतरना होगा, आपको उन सब चीजों पे हाथ नहीं रखना होगा जिन सब चीजों से जनता सुखी है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है पहले से, तो जनता फील करती है उससे। नेता के चिल्लाने से सर क्या हो जाएगा? गांव में, मेरे गांव की हरजन बस्ती में 2014 से पहले 3 पक्के घर थे, जिसमें एक मिलिट्री में थे, एक टीचर थे और एक दुकान करते थे। इन वजह से उनके घर पक्का, और मात्र 2 घरों में शौचालय था। आज मेरे गांव की हरजन बस्ती में 100% पक्के घर है और 100% शौचालय है। बिल्कुल। वोट दे या ना दे, दिखाई देता है वो। वोट देना ना देना एक अलग चीज है। और भाजपा को अगर ये लोग सोच रहे हैं कि 24 के लिए काम कर रही, तो ये भी गलत फहमी विपक्ष की। भाजपा एक लंबी पॉलिटिक्स के लिए काम कर रही है। उसको पता है कि यहां ये सब करने से हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तुरंत वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये कभी ना कभी कन्वर्ट होकर के आएगा ये वोटर हमारे पास। इसका कोई काट नहीं है विपक्ष के पास। दूसरी चीज, आपने लीडर्स की बात की, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? लीडर चुन लोगे तो ये INDIA जो है गठबंधन टूट जाएगा सर। लीडर नहीं चुनोगे तो जनता जो गठबंधन करती तुम्हारे हिसाब से, वो टूट जाएगा। जनता कह रही अरे यार नीतीश कुमार बने, नहीं यार कहां नीतीश कुमार, मतलब पूरा अगर बिहार जीत जाए तो भी 40 सीट होगी नीतीश कुमार की, कैसे बनेंगे? और ये सब कतई नहीं चाहते कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हो। अरविंद केजरीवाल ने तो साफ कहा था ना, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, 3 बार, तीसरी बार तो मत ही बनाओ। तो ये लोग उनको किनारे कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं प्रियंका गांधी को लाओ। आप तो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, तो आपका वोटर क्यों नहीं कंफ्यूज होगा? दूसरे 2 ऐसे वाकये हुए हैं 1977 इमरजेंसी के बाद, जब कई पार्टियां मिलकर के एक पार्टी बनी थी। यानी फ्रंट नहीं था वो, कई राज्यों के और केंद्र के स्तर पर भी जो चलने वाले संगठन थे, पार्टियां थी, वो मर्ज किए थे आपस में। फिर 88-89 में भी मर्ज किए थे, कई दल इकट्ठा जनता दल बना था। ये अलग बात है कि जनता पार्टी के भी बाद में कई टुकड़े हुए, जनता दल के भी कई टुकड़े हुए, और वो प्रयोग सफल नहीं रहा, 77 का भी और 89 वाला भी। लेकिन जितने फ्रंट के प्राइम मिनिस्टर बने, वो चाहे आप देवगौड़ा को लगा लो, चाहे आप आई के गुजराल को लगा लो, बल्कि चंद्रशेखर को भी आप गिन लो। वैसे तो चौधरी चरण सिंह और VP सिंह के साथ भी यही सब हुआ। मेरा कहना ये है कि अगर आप फ्रंट बना रहे हैं, और जैसा अभी आपने कहा कि ना नेता है ना नीति है, और मुझे लगता है नीयत भी नहीं है, तो ऐसे में जो प्रयोग इन्होंने किया है, ये कितना कोस चलेगा? अभी 2.5 कोस चला नहीं है, पानी मांगना शुरू कर दिया है। देखिए सर, ये दिसंबर तक इसमें से बहुत सारे इधर उधर चले जाएंगे, इसको आप मान करके चलिए। और मैं कई बार बोलता हूं कि 31 अगस्त 2023 तक अभी सब कंफ्यूजन में रहेगा कि किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे फैसले होने, अभी जैसे ऑर्डिनेंस को लेकर के फैसला है, चुनावी मोड में जाना है, मणिपुर का मैटर है, और भी बहुत सारे मैटर है। ये जब शांत होंगे, बहुत सारे गठबंधन है, अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, ये सब जब ये सब कुछ होकर के जब सेट हो जाएगा, और जब इन्हीं के हिसाब के नेता इन पे हमला करेंगे, तब इनको असली राजनीति समझ में आएगी। जब चिराग पासवान उधर से बोलेंगे, इधर से मांझी, उधर से उपेंद्र कुशवाहा, तो इधर ओम प्रकाश राजभर, जब ये बोलना शुरू करेंगे, जब एक टक्कर होगी इनके लेवल की, तो ये इसी में उलझेंगे। अभी क्या है कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री से उलझ रहे हैं। दूसरी बात कि कद होता है पॉलिटिक्स में। मैं किसी वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं वहां पब्लिक में जाकर के डायरेक्ट मोदी की ही राजनीति पे क्वेश्चन उठाने लगूं, योगी की राजनीति पे क्वेश्चन उठाने लगूं, तो जनता कहेगी यार एक वार्ड मेंबर की हैसियत नहीं, ये बात कर रहा है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की, बहुत बेकार नेता है, इसको वोट नहीं देना। ये समस्या है।
और जो फ्लोटिंग है, अभी देखिए सर, दो तीन बातें आएंगी अभी, जैसे जैसे दिल्ली की मीडिया एक चीज को 2013 में भी उठाई थी और 18 में भी, कि अगर 272 नहीं मिलेगा मोदी जी को, तो राजनाथ और गडकरी प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हुए। बकवास नैरेटिव है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि मोदी से समस्या है कि भाजपा से समस्या है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। ठीक, ये 18 में भी चला कि आप मान करके चलिए कि ये ऐसा होगा। भाई अगर घर पे ही बैठ करके इस तरीके से परिकल्पना करनी है राजनीति की, तो 140 करोड़ के देश में ये सर्वे चुनाव कराने की क्या जरूरत है? आप ही लोग बैठ के डिसाइड कर लो। फिक्स एक पैटर्न होता है जिसपे आप कह सकते हैं, जैसे एक फिक्स पैटर्न है कि भाजपा जब सत्ता में आई केंद्र के, तब से अब तक जितने भी चुनाव हुए वो कभी 100 सीट से नीचे नहीं गई। ये एक फिक्स पैटर्न है। और कांग्रेस इतनी नीचे चली गई कि वो 50 से भी नीचे चली गई। विपक्ष की भूमिका के लिए भी जितनी सीटें चाहिए उस वहां तक भी नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया तो थोड़ी सी ऊपर चली गई। यही तो है। अच्छा, सिर्फ दिल्ली का ही पैटर्न मत देखिए सर। दिल्ली में देखिए, एक तरफ पूरी जनता उठा के विधानसभा में केजरीवाल को दे देती है, आज वही दिल्ली की जनता एक बार उठा करके मोदी जी को पूरी सीट दे देती है कि भाई तू प्रधानमंत्री लाएगा, तू मुख्यमंत्री लाएगा। अच्छा खराब डिबेट का विषय है, उस पर हो सकता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनती, 6 महीने बाद चुनाव होता है, एक नकुलनाथ 5000 वोट से एक सीट जीतते हैं, कमलनाथ के बेटे, मुख्यमंत्री के बेटे। आपकी सरकार राजस्थान में बनती है, राजस्थान में आप क्लीन स्वीप कर देती है भाजपा, और बताया क्या जाएगा, सेमीफाइनल है। अरे भाई सेमीफाइनल का एक कद होता है सर, टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, उसके फाइनल से पहले आप T20 करवा रहे हैं। T20 के सेमीफाइनल को आप टेस्ट का सेमीफाइनल कैसे कर सकते हैं? उसके कपड़े अलग, उसकी पिच अलग, उसके खिलाड़ी अलग, उसकी बॉलिंग अलग, उसकी गेंद अलग। तो ये तो सेमीफाइनल आज तक नहीं समझ में आएगी किसको सेमीफाइनल कहते हैं। तो सेमीफाइनल तो एक तरीके से 2019 में कांग्रेस जीत चुकी थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य जीत चुकी थी। तो उस सेमीफाइनल के बाद जब फाइनल हुआ तो वहां से आपको एक सीट मिली केवल, वो भी मुख्यमंत्री के बेटे की, छिंदवाड़ा, जो आपकी पुश्तैनी सीट थी। फिर होने लगा है, टीवी पे चलने लगा है, सेमीफाइनल होगा। सेमीफाइनल कुछ नहीं होगा। पैटर्न्स अलग हैं दोनों के, मुद्दे दोनों के अलग हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है वो डिसाइड करने वाली लीडरशिप है, और आप उस लीडरशिप के सामने कोई नेता नहीं प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि आप नीतीश को करेंगे तो समस्या, शरद पवार को करेंगे तो समस्या, राहुल गांधी में समस्या ही समस्या, प्रियंका गांधी को आप करेंगे तो कांग्रेस में ही समस्या है ना। और कांग्रेस ने कर दिया तो ये सब खुद ही, जो 26 में से 25 बचेंगे, या मान लीजिए कि उसमें से कम 17-18 जो हैं, वो कहेंगे कि ठीक है भैया, फिर हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देखो। क्योंकि यहां तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। हर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार निकल लेते हैं, कहते हैं मोदी को हरा देंगे हम। 13 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, हर समय उनका यही राग रहता है। तो भाई क्या है, कितना मान मनोवर हुआ था सर 19 के चुनाव में नीतीश कुमार को सीट को लेकर के। अड़ गए थे, नहीं हम आधे पे लड़ेंगे, हम आधे पे लड़ेंगे। तो एक चीज तय है कि 2024 के चुनाव में सिर्फ डिबेट बची है, रिजल्ट बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। 10-5 सीटें ऊपर नीचे कर लेगी कांग्रेस, और कुछ नहीं होगा। ये जो अध्यादेश आने वाला है दिल्ली का, ये भी दोनों सदनों में आराम से पास होगा, इसमें किसी को शक शुबा है नहीं। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, इसका क्या नतीजा होने वाला है ये सब जानते हैं। लेकिन इन दोनों के बाद अरविंद केजरीवाल की क्या राजनीति रहने वाली है आपके हिसाब से? देखिए, कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की गर्दन एकदम पकड़ ली है कस के। इससे अरविंद केजरीवाल चाहे साथ रहे और चाहे साथ न रहे कांग्रेस के, कांग्रेस इनको दिल्ली और पंजाब के बाहर अब जाने नहीं देगी। और भाजपा के लिए एकदम, जैसे कहते हैं ना कि एक कैच आता है सर बहुत ऊपर से क्रिकेट में, उसको पकड़ना बड़ा आसान होता है। एक होता है कि किसी के हाथ से निकाल के किसी के हाथ में पकड़ा दोगे, तो भाजपा के लिए मुद्दा बन गया है। तुम आज तक भाजपा की बी टीम बताते थे, सरकार अपने साथ बना लेते हो। अरविंद केजरीवाल पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी। मुद्दे पे मिल जाते हो तुम लोग। अजय माकन और पंजाब के नेता कहते रहते हैं कि भैया इससे दोस्ती मत करो, आप मानते नहीं हो।
तो अरविंद केजरीवाल किस हैसियत से गुजरात में और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे? और अरविंद केजरीवाल अब तक जो वोट पाए हैं वो कांग्रेस का ही पाए हैं, पंजाब हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, चाहे किसी भी प्रदेश में हो। बिल्कुल कांग्रेस के विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल भाजपा के विकल्प के रूप में अभी तक नहीं हुए राजनीति में। तो कांग्रेस यहां पे एक दाव ठीक चल दी है, अच्छे चल। देखिए कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की लीडरशिप अच्छी नहीं, अदरवाइज है पुरानी पार्टी, तो इतने तो घाघ बैठे ही हुए वहां पे कि अरविंद केजरीवाल को कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा तू जानबूझ के देखिए लटकाए रखे, फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं तुम्हारा एकदम समर्थन होगा, एकदम तुम चिंता मत करो। उनको पता है राज्यसभा में नहीं पास करा पाएंगे, लोकसभा की तो बात ही छोड़ दो। वाईएसआरसीपी ने कह दिया कि भैया हम तो सरकार के साथ हैं, अविश्वास प्रस्ताव पे भी रहेंगे और उस पर भी रहेंगे। नवीन पटनायक आपके साथ है नहीं, आपने बहुत डोरे डालने की कोशिश की। तो आप इस तरीके की चीजें ला करके क्या प्रोड्यूस करने वाले हो? इससे क्या साबित करना चाहते हो? इसका कोई मतलब अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी को तो आह्वान कर रहे हो, अब मैं तो कहता हूं नेताओं से कि भाई अगला उसके पास तो कोई काम है नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के पास 36 घंटे राजनीति करने वाले हैं, 24 घंटे लोगों के पास होते हैं, उनके पास 36 घंटे हैं। उनको कोई नहीं कि पापा फीस नहीं जमा हुई है चले आओ, और न कोई उनकी पत्नी फोन करने वाली है कि 3 दिन से गायब हो, कहां हो। कोई काम नहीं है। एक माता जी थी, वो भी काम खत्म हो गया, वो भी स्वर्ग गई। तो मोदी जी के पास वो भी टाइम बच गया, जो भी कभी साल में 2 साल में 6 महीने में जाते होंगे। तो वो उस व्यक्ति को तो 100% राजनीति करना है, और उस व्यक्ति ने खुले मंच से कहा है कि हम 1 साल राजनीति करेंगे, 4 साल काम करेंगे। तो राजनीति उनकी शुरू है। अब जब धोएंगे वो लोकसभा में, तो भाई भागना मत, फिर पूरी तरीके से सुनना, ये हम कहते हैं विपक्ष को। नहीं तो ये बेकार के मुद्दों पे आप बात क्यों कर रहे हैं? आपके पास मुद्दे नहीं है, दुनिया भर के मुद्दे हैं, मुद्दों पे बात करिए, जनता के सरोकार की चीजों पे बात करिए। आप जबरदस्ती कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। अब गांव का आदमी पूछता है भैया ये लोकतंत्र का मतलब कैसे खतरे में आता है? अविनाश जी आप पढ़े लिखे, थोड़ा बताइए लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है? कहे यार एक बार हुआ था इस देश में 1977 में, सब बड़ के नेता ना जेल में डाल दिए गए थे। तो उसमें से दादाजी एक निकल के आएंगे, वो कहेंगे यार हम भी 16 महीना जेल में रहे थे। हम लोग पूछते हैं दादा क्यों जेल में थे? कहे कुछ नहीं यार, वो एक फैसला आ गया था राजनारायण जी का, इंदिरा गांधी का, उसके बाद इंदिरा गांधी तो तानाशाह थी, उन्होंने सब नेताओं को जेल में डाल दिया, तब लोकतंत्र खतरे में आता है ना। आपने 56 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया इस देश के अंदर, तब लोकतंत्र खतरे में आता है। तो जनता जिसको वोट देना वो क्लियर है, नेता क्लियर नहीं है, इनको इनके पास मुद्दा क्या है। और हर बार आप नया मुद्दा चूज करें। चौकीदार चोर है, खत्म हो गया, राफेल खत्म हो गया। मतलब आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपको चुनाव कैसे लड़ना है, और फिर आप चाहते हैं जनता आपको वोट दे दे। हाउ इट इज पॉसिबल? डॉक्टर अविनाश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। नमस्कार सर, प्रणाम। थैंक यू सो मच, नमस्कार।